आप देखोगे बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को पहचानते हैं, समझते हैं। राइनोसॉर्स आपस में बात करते हैं 5 मेगाहर्ट्ज 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से नीचे। इसी तरह वेल्स, एलिफेंट्स ये भी ऐसे ही लो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस रेंज में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं दे आर कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड रेंज। सम एनिमल्स, अब आपने देखा होगा कि कहते हैं कि अर्थक्वेक आने से पहले रैट जो होता है इट स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ इट, है ना। कि कहते हैं ना कि कोई भी जहाज डूबे तो उससे सबसे पहले चूहा निकलता है। रीजन बिहाइंड दे कैन सेंस दोज infrasonic sound waves produced by earthquake very early, you can say, and it proceeds too early than the main shock waves। असली में earthquake आने से पहले ही उन्हें वो हल्की हल्की सी साउंड वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अब earthquake आने वाला है। सो दैट इज वाई सच एनिमल्स कैन सेंस earthquakes right before it actually occurs। सिमिलरली जो वेव्स 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की होती हैं, नॉट 20, इट इज़ 20,000। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और इन्हीं को हम लोग कई बार 20 किलो हर्ट्ज लिख देते हैं। और बच्चों यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं कि लेस देन 20 इंफ्रासोनिक, मोर देन 20 अल्ट्रासोनिक। सो मेक श्योर वहाँ किलो हर्ट्ज लिखा होगा। दैट इज़ 20,000 2000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। हम उन्हें भी नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं 20 to 2000 हर्ट्ज की। इसीलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स भी हमें सुनाई नहीं देती। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करवाना है पेट का, छाती का, सुना होगा। वो अल्ट्रासाउंड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यही वेव्स यूज़ करते हैं, लेकिन कितनी फ्रिक्वेंसी से ऊपर? 2000 से ऊपर। इसीलिए वो भी हमें सुनाई नहीं देती। सो आपके कुछ ऐसे ही एनिमल्स हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करते हैं, लाइक डॉल्फिन, इसीलिए हमें ये भी नहीं सुनती। बैट्स, प्रोपॉइज, rats, they can use and hear ultrasonic sound waves। मोथ जो होते हैं बच्चों दे कैन हियर हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दे कैन हियर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इवन आप देखोगे स्वीक्स, squeaks of the bat and moth both can hear high frequency। सो क्या बैट क्या करता है, जितने भी उसके प्रे होते हैं वो उसकी इन साउंड्स को सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। दे हियर दो साउंड्स एंड सेंस प्रेजेंस ऑफ इट्स प्रे नियर बाय। क्योंकि हमें पता है बैट देख नहीं सकता, इसीलिए अंधेरे में घूमता है, रात दिन में वो देख नहीं सकता। लेकिन जब उड़ता है बैट तो बेसिकली वो इन सेंसेस को यूज़ करता है, अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करता है ताकि वो प्रे को पकड़ सके। यानी कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ता है जिससे कि आपके जो इनके जो प्रेज होते हैं वो सुन नहीं सकते, बैट सुन सकता है। तो जब उसे टकरा के वापस आती हैं, एको उसको मिलती है, इससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि उसका प्रे किस डायरेक्शन में बैठा है, बिकॉज दीज आर द अल्ट्रासोनिक वेव्स विच विल रिफ्लेक्ट बैक टू द बैट, सो आर एबल टू एस्केप कैप्चर। इवन मॉथ जो होते हैं दे हाई फ्रीक्वेंसी स्क्वीक्स, स्क्वीक्स का मतलब होता है वेव्स बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। बैट जो हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स छोड़ते हैं उनको मॉथ हियर करते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद उनको ये आइडिया मिल जाता है कि बैट किस डायरेक्शन में है, और उसी की वजह से वो अपने आप को पकड़े जाने से बचा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सो मॉथ इज यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स released by bat to escape from its capture, right? अब हम देखते हैं हियरिंग एड्स का काम क्या होता है। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जब हमारे सुन नहीं पाते या जिनके कानों की फ्रिक्वेंसी
सुनने की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, तो हम उन्हें हियरिंग एड्स लगवा देते हैं। आपने देखी होगी कानों में डाल देते हैं छोटे छोटे से ब्लूटूथ की तरह। दिस इज कॉल्ड एज हियरिंग एड। अब इनका काम क्या होता है, हाउ डू दे वर्क? पहली चीज़ तो ये जो एक हियरिंग एड है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटेड बाय बैटरी। छोटा सा एक सेल लगा हुआ होता है इसमें। जब साउंड वेव्स इसके पास पहुंचती हैं बाय माइक्रोफोन, these sound waves are picked up and these are taken by the hearing aids। कोई भी आवाज़ उनके आसपास होती है तो उसका माइक्रोफोन जो इस हेयरिंग एड का है वो उसको पिक करता है, ठीक है। पिक करने के बाद जो माइक्रोफोन है वो कन्वर्ट करता है इन साउंड वेव्स को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, साउंड वेव और साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इट इज एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया गया है। एम्पलीट्यूड बढ़ाने का मतलब क्या है, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड किससे रिलेटेड था, लाउडनेस से। और हमने क्या कहा था, लाउडनेस क्या है, एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, कान कितना सुनते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ उस साउंड को एम्पलीफाई कर दिया है बाय द एम्पलीफायर जो कि इस हेयरिंग एड में लगा होता है। एक एम्पलीफायर से इसको हाई इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका लाउडनेस बढ़ा दिया गया है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया गया है, एंड देन इट इज सेंड टू स्पीकर ऑफ हेयरिंग एड। अब इस हेयरिंग एड में स्पीकर से मतलब मत समझिएगा कि बोलने वाला नहीं, वो स्पीकर ये वो वाले हैं जो ढम ढम बजेंगे, यानी कि जिसमें से आवाज़ आएगी, जहाँ पर एम्पलीफाइड वॉल्यूम जो है, लाउड वॉइस जो है, लाउड साउंड जो है वो बाहर आने वाली है। दैट स्पीकर वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे गाड़ियों में स्पीकर लगे होते हैं या वूफर लगे होते हैं आपके, सो ये वो स्पीकर है। इट सेंड्स टू द स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड जहाँ से वो आवाज़ एम्पलीफाइड होकर बाहर आ रही है। तो अब ये स्पीकर क्या करने वाले हैं, स्पीकर क्या कर रहा है, स्पीकर इज कन्वर्टिंग, इट कन्वर्ट्स दीज amplified electrical signals into sound, यानी वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, साउंड में कन्वर्ट किया, and sends to the ear for clear hearing, ठीक। तो सबसे पहले साउंड आई तो आपका जो हियरिंग एड है वहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होते हैं, और एम्पलीफाई होने के बाद जो स्पीकर है वो इन एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड में कन्वर्ट करता है और उसको कहाँ भेजता है, कानों की तरफ, फॉर क्लियर हेयरिंग, ठीक है। दिस इज हाउ हियरिंग एड इज वर्किंग। जैसे हमने रिवर्बरेशन की एप्लीकेशंस देखी थी, वैसे ही हम जरा एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड भी देखते हैं। यूजेस और द एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड माने फ्रीक्वेंसी मोर देन 2000 हर्ट्स और मोर देन 2 किलो हर्ट्स। जिन साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होती है दे आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक साउंड्स। सो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं बच्चों, दे आर एबल टू ट्रेवल अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ्स। दे आर एबल टू इट्स नॉट पाथ्स, इट्स पाथ, वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल। अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट आ भी जाए तो भी इन्होंने एक वेल डिफाइंड पाथ से ही पास करना होता है। इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मेडिकल पर्पसेस के अंदर। अब आपको याद है हमने क्या कहा था, ये नॉर्मल हो गया। मान लीजिए कोई साउंड वेव आई, यहाँ गई और टकरा के वापस आ गई, तो हमें पता है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, वी कैन कैलकुलेट इट ईजिली। सो हमें पता होगा कि साउंड वेव जो है यहाँ से जाएगी और यहीं से आएगी। सो देयर इज़ अ वेल डिफाइंड पाथ, इट इज़ अ वेल डिफाइंड पाथ फॉर द साउंड वेव्स। सो इसीलिए हम इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। सो सबसे पहला देखो कहाँ है इसका यूज़, फॉर क्लीनिंग ऑफ
hard to reach places in an instrument और इक्विपमेंट, जहां हम अंदर नहीं जा सकते वहां हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए। जैसे ये देखिए, ये आपके पास एक टब हो गया, ठीक है, और इसके अंदर आपने सपोज कोई भी पाइप लगा दी है। अब इस पाइप को मैं एज इट इज़ तो क्लीन नहीं कर सकती हूँ, है ना। अभी इतनी डिफिकल्ट है टू रीच, मैं क्या करूँ इसके अंदर। सो मैंने क्या किया, इसके अंदर यूएसजी वेव्स डाल दी, अल्ट्रासोनिक वेव डाल दी है इसमें, ठीक है, और इसको एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। एक क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर हमने इस ट्यूब को डाल दिया और यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स डालनी शुरू की, ठीक है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, it will thoroughly clean dust, grease, dirt particles एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी होगा, एनी ब्लॉकेज ऑल्सो, क्योंकि साउंड वेव्स हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करेंगे, सो दे विल पुश दी इम्प्योरिटीज आउटसाइड दिस ट्यूब। और ये क्लीनिंग सॉल्यूशन जो है दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इन क्रिएटिंग दो साउंड वेव्स, बिकॉज हमें पता है साउंड वेव्स हवा में ज़्यादा नहीं ट्रैवल करती, इसकी स्पीड ज़्यादा किस में होती है, लिक्विड के अंदर। तो जब इस ट्यूब को हमने क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर डाला और साउंड वेव्स इसमें डाली हैं, तो सॉल्यूशन इसके अंदर भी गया है, ट्यूब के अंदर भी सॉल्यूशन है, लिक्विड क्रिएट कर दिया अंदर, हवा नहीं है, तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट इट विल क्लीन द ट्यूब। So this is one part that we are using in the industry. Number 2, it is used to detect cracks in metallic surfaces or surfaces or structures or blocks. ठीक, क्रैक्स कह सकते हो या फ्लॉज कह सकते हो कि उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। देखो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हमने एक ब्लॉक लिया, लेट अस से मेटल ब्लॉक ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसका डिटेक्टर, जो इन वेव्स को सुनेगा, ठीक है, या ये वेव्स आ रही हैं कि नहीं आ रही है उनको चेक करेगा। सो पहले हमने यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स डालनी शुरू कर दी, ठीक है, यहाँ डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ से वेव्स डालनी शुरू की, कुछ वेव्स तो सीधी की सीधी पास हो जाएंगी और यहाँ डिटेक्टर जो है इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये रहा मेरा डिटेक्टर, इसने डिटेक्ट कर लिया। आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड कभी होते हुए देखा हो अगर, तो उसके हाथ में ना एक प्रोब होती है, वो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, सिर्फ साउंड वेव्स को गैदर करना। मान लें कि यहाँ पे कोई क्रैक आ गया, कोई इम्प्योरिटी आ गई या कोई फ्लॉ आ गया, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, सो व्हाट विल हैपन, साउंड वेव यहाँ आएगी, टकराएगी एंड इट विल गो बैक। यहाँ पर डिटेक्टर जो है वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सॉलिड नहीं है, यहाँ कोई ना कोई हवा आ गई है, क्रैक आ गया है, साउंड वेव हैज़ नॉट ट्रैवल्ड, ठीक। सॉलिड में से तो बहुत जल्दी से ट्रैवल करती है साउंड वेव्स, देखो यहाँ से ट्रैवल हो गई, डिटेक्टर ने फिर इसे डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मिसिंग होने की वजह से और यहाँ पर अवेलेबल होने की वजह से वी कैन से दैट देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर। This is how we are going to identify any cracks, any flaws or any deformities in the metal block or any structure in a solid structure. So we can say that the ultrasonic waves pass through all the obstacles through fixed track. But it rebounds even in case of small defect, क्योंकि वहाँ सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, गैप आ गया है, उस गैप की वजह से वहाँ एयर आ गई है, साउंड वेव्स विल नॉट ट्रैवल एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। साउंड वेव्स उस रास्ते में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टेकल आ गई है जिसके साथ वो टकरा के चला जाएगा। लेकिन अगर सॉलिड कंटिन्यूस है तो सॉलिड में साउंड वेव ट्रैवल करती है, बिकॉज वी नो दैट साउंड वेव ट्रैवल्स फास्टर इन सॉलिड, स्लोअर इन लिक्विड एंड वेरी स्लो इन एयर। तो इस तरह से हम इसकी एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। ऑर्डिनरीली साउंड और लॉन्गर वेवलेंथ
कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज it will bend around the corners of the defective location and enter the detector. लॉन्गर वेवलेंथ की जो रेज होती हैं वो इसको क्रॉस कर सकती है। ऐसा क्यों? मान लो कि ये डिफेक्ट है, ठीक है, और आपकी वेवलेंथ ऐसे जा रही थी। सो अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी बच्चों तो देखो कैसे होगा। अगर तो शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो बड़ी पॉसिबल चांसेस हैं इसमें से क्रॉस नहीं करेगी। अगर लॉन्ग वेवलेंथ हुई तो क्या होगा, हो सकता है इसको ऐसे क्रॉस कर जाए और ये डिटेक्ट होकर बाहर चली जाए, पहुंच जाए। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट शॉर्ट वेवलेंथ की होगी, शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब लेस डिस्टेंस बिटवीन दी टू क्रेस्ट, तो देखो कैसे हो सकता है। ये देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो ये क्वाइट पॉसिबल इसके साथ टकराएगी, तो यहाँ आके रुक जाएगी। सो दिस वॉज दी एब्नॉर्मेलिटी। समझ में आई मेरी बात कि लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो ये चांसेस हैं, पॉसिबल है कि ये जो साउंड, ये डिफेक्ट है, ये ओवरकम हो जाए, यानी कि इसको बाईपास कर जाए। शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो ये बाईपास नहीं होगा। और ध्यान रखना, जब भी हाई फ्रिक्वेंसी होती है वेवलेंथ हमेशा छोटी होती है, बिकॉज वी स्टडीड दैट C इज इक्वल टू डेल्टा न्यू। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा विल बी इक्वल टू C अपॉन न्यू। C क्या है? वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड। V क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? स्पीड। और ये क्या है? वेवलेंथ, है ना। सो इसका मतलब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लॉन्गर वेवलेंथ माने छोटी फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी छोटी चाहिए नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए? ज़्यादा, बड़ी चाहिए, ताकि नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हो जाए, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, है ना। सो इसका मतलब शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स नंबर ऑफ वेव्स विल बी मोर, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स विल बी मोर, फ्रीक्वेंसी विल बी मोर। अब देखो लॉन्गर वेवलेंथ में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ये देखो एक और एक, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज आर इनवर्सली रिलेटेड। तो लॉन्गर वेवलेंथ की वेव्स जो है वही हम यहाँ यूज़ करते हैं, नॉट दी शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि अगर लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? उसकी छोटी रहेगी, और इसीलिए हम यहाँ लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स को यूज़ नहीं करते। ऑर्डिनरीली साउंड और लॉन्ग वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज्ड, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे वी यूज इन इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है बच्चों? आपने एक शॉर्ट फॉर्म सुनी होगी इको। ये हम लोग हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्ट का एक्सरे कह लो या हार्ट का अल्ट्रासाउंड कह लो इसको आप। इट इज़ द अल्ट्रासाउंड ऑफ हार्ट। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट from various parts of the heart and form image of the heart। इससे हम हार्ट के डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिंपल है, अगर कोई पूछता है तो आप लिख सकते हैं इकोकार्डियोग्राफी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं। नंबर 4 इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? यूएसजी। अल्ट्रासाउंड कराना है कहते हैं ना हम लोग, यूएसजी ऑफ एब्डोमेन एंड समथिंग लाइक दैट। सो अल्ट्रासोनोग्राफी इज द टर्म विच इज यूज्ड। सो यूएस अल्ट्रासोनिक वेव्स हम क्या करते हैं? वी आर सेंड इट ऑन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक। इट्स रिफ्लेक्टेड बैक, और जब वापस आती हैं तो इट गिव्स इमेजेस ऑफ ऑर्गन और डिफॉर्मिटी। ठीक है, साउंड वेव्स हमने भेजी ऑर्गन के ऊपर, ऑर्गन उसको रिफ्लेक्ट करता है, हम उसको रिसीव करते हैं बाय डिटेक्टर, और वो हमें कुछ इमेजेस स्क्रीन के ऊपर दे देता है। दिस इज हाउ वी आर यूजिंग दी अल्ट्रासोनोग्राफी। लास्ट आप देखोगे लिथोग्राफी या लिथोट्रॉप्सी। लिथोट्रॉप्सी होता है बच्चों ऑब्स्ट्रक्शंस को तोड़ना बहुत हाई स्पीड के साथ, साउंड वेव की एनर्जी के साथ। और ये क्या होता है? इट इज ब्रेकिंग ऑफ स्मॉल स्टोन्स
by using अल्ट्रासोनिक वेव्स। जैसे आपने सुना होगा किडनी के स्टोन्स, किडनी के स्टोन्स में हम लिथोट्रॉप्सी करते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल स्टोन्स। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, इसकी एक और एप्लीकेशन हमें पता है, दैट इज द सोनार। आपने देखा होगा जो सी बेड के अंदर जैसे टाइटैनिक डूब गया था, हमें कैसे पता चला टाइटैनिक कहाँ डूबा, कैसे उसको ढूंढा, हमने उसको ढूंढा सोनार से। सोनार क्या होता है बच्चों कि हम साउंड वेव्स भेजते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं टकरा के हमारे पास कितनी देर बाद आई, ठीक है, और कितने कितने डिस्टेंस से आई। उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने जगह पे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ है। चलिए ज़रा इसके बारे में देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। बच्चों सोनार एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम क्या होता है? जब कुछ लेटर्स को मिला के हम कोई वर्ड बनाते हैं, ठीक है। मतलब साउंड में से SO, नेविगेशन का N, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग, सोनार। सोनार इज एन एक्रोनिम ऑफ साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज क्या है? यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। जैसे आपने टाइटैनिक मूवी अगर देखी है तो उसमें जो आइसबर्ग होता है उसको आइडेंटिफाई भी हम सोनार से ही करते हैं। देखिए काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। हाउ डज इट वर्क? देखो हम क्या करते हैं, सोनार जो है बच्चों उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा क्या होता है? डिटेक्टर, ठीक है। ट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है? दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स, ट्रांसमिट करने वाला है साउंड वेव्स को, ठीक। ये साउंड वेव्स जो होती हैं बच्चों, इट ट्रेवल्स इनटू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग with an object on the seabed, it is going to reflect back. पक्का? These are going to be reflected back. और ये जो रिफ्लेक्ट हुई हैं, these are sensed by डिटेक्टर। डिटेक्टर उन्हें रिसीव करता है, ठीक है। डिटेक्टर का काम खाली रिसीव करना नहीं होता बच्चों, ये डिटेक्टर एक और काम करता है। डिटेक्टर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, करेक्ट। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन। इन्हीं को हम रीड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। सो समझ में आया सोनार काम किससे कर रहा है? ट्रांसमीटर साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, वो किसी चीज़ से टकराया, वापस आया, डिटेक्टर ने उसको रिसीव किया, कन्वर्ट किया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और हम इसको यूज़ कर लेते हैं टू आइडेंटिफाई कितना दूर क्या चीज़ पड़ी है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड by knowing speed of sound in water, पानी में कितनी स्पीड से ट्रैवल करने वाली है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ टाइम टेकन बिटवीन ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन। डिटेक्शन को हम रिसेप्शन भी तो कह सकते हैं ना, हम उसे रिसीव कर रहे हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम उसको लगा, अगर हमें ये मिल जाए और किस स्पीड से गई वो मिल जाए तो हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेट स्पीड बी v एंड टाइम टेकन बी स्मॉल t, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा? अगेन वी नो जितना गया है उतना ही वापस भी आना है उसको। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? 2d, जो कि हमने आइडेंटिफाई करना था, टोटल टाइम डिस्टेंस। सो हम क्या लिखेंगे? 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, बस जैसा एको में देखा था,
बिल्कुल वैसे ही इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम लाइक 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, दिस इज कॉल्ड एज एको रेंजिंग। कितनी रेंज में हमें एको सुनाई दी, दिस इज नोन एज एको रेंजिंग। और इसका फ़ायदा क्या है, अब हमें अगर हमने सोनार यूज़ किया है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोनार टेक्निक। क्या फ़ायदा है? सबसे पहला बच्चों हम बता सकते हैं डेप्थ ऑफ द सी। कुछ और नहीं है तो कम से कम नीचे इसके ज़मीन तो है जिसके ऊपर सी बना है, तो हम उसकी गहराई बता सकते हैं कि सी कितना डीप है, किस जगह पे कहाँ कितना डीप है, दैट कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग सोनार। सेकेंड चीज़ हम बता सकते हैं लोकेट, इट इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स वैलीज। जहाँ ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी वहाँ पहाड़ होगा, जहाँ बहुत गहरा चला जाए वो वैली बन जाएगी। इसके अलावा हम उसमें सबमरीन्स ढूंढ सकते हैं। कई बार होता है ना कि शिप जो है या मरीन जो है वो मिसिंग है, आइसबर्ग्स हम बता सकते हैं कहाँ पर कितने बड़े होंगे, ठीक है। संकन शिप्स उनको हम ढूंढ सकते हैं सोनार टेक्निक के साथ। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द सोनार टेक्निक। लुक एट दिस, आपकी बुक में बहुत अच्छे से चीज़ बताई गई है। देखो ये ऊपर एक शिप मूव कर रहा है, इसके पास एक ट्रांसमीटर है और एक डिटेक्टर है। लुक एट इट, दिस इज अ ट्रांसमीटर, दिस इज द डिटेक्टर। आपने ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स को भेजा, ये सी बेड से टकराई, बेड से टकरा के वापस आ गई, तो जितना डिस्टेंस बच्चों इसने सी बेड तक जाने में लिया उतना ही तो वापस आने में भी लिया। इसका मतलब अगर ये डी डिस्टेंस है, ये भी डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2D। टाइम टेकन, जो भी आपको टोटल टाइम टेकन है, यहाँ से हमने भेजा लेटर से एट 9 o'clock, वापस पहुँचा से 10 o'clock, तो टोटल टाइम टेकन कितना है 1 hour। लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 2D। स्पीड ऑफ साउंड हमें पता होनी चाहिए वाटर के अंदर कितनी है, आराम से हम इस डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इजंट इट ईजी टू कैलकुलेट। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं आपका। एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 12.3। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड and is detected after 3.42 seconds. Total time taken जाने और आने में 3.42 seconds. If the speed of the ultrasound through sea water is 1531 meter per second, speed of water in sea water आपको given है, speed of sound in sea water given है. What is the distance of the seabed from the ship? बहुत simple question है, देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12.3। वेलोसिटी दी है आपको इन वाटर साउंड की 1531 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन टू यू। टाइम टेकन इज गिवन टू यू 3.42 seconds। दे आर आस्किंग व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमने कहा था ये अगर शिप है मेरा तो ये ट्रांसमीटर गया और ये डिटेक्टर आ गया, दिस इज द ट्रांसमीटर, दिस इज द डिटेक्टर, और ये रहा मेरा सी बेड, ठीक है। ये डी है, ये भी डी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D। टोटल टाइम टेकन हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सो 2D इज इक्वल टू V इंटू टी, सो D विल बी इक्वल टू V इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। 1531 मल्टीप्लाइड बाई 3.42 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आपका आंसर मिल जाएगा। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, सो 1.71। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस इसका आएगा 15 इंटू 17, 17 17 5 75 85 5 ऊपर है 8 825, सो इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 2.862 kilometers. That is going to be the distance traveled by the sound wave, right? सिमिलरली अगर हम देखें एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इन एनिमल्स बैट्स emit and receive, or you can say detect, ultrasonic waves to search out prey। ये मैंने आपको भी बताया था। एंड फ्लाई इन डार्क नाइट, हमें पता है बैट देख नहीं सकता तो कि वो फिर उड़ता कैसे है,
वो यूज़ करता है साउंड वेव्स को, उसके हिसाब से ही वो मूव करता है। हाई पिच अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इन्हें हम लोग स्क्वीक्स भी कहते हैं और नॉइस भी कह देते हैं इसको, ऑफ बैट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम obstacles or prey and used by bat. ऑब्स्टेकल है तो वो अपना रास्ता बदल लेगी, प्रे है तो उसकी तरफ जाके उसको पकड़ लेगा। ठीक है। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शंस टेल्स द बैट where the obstacle is or where the prey is and what is it like. कितनी बड़ी ऑब्स्टेकल है, कितना बड़ा प्रे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अपनी अल्ट्रासोनिक वेव से ही आइडेंटिफाई करता है। तो ये तो रहा आपके पास एग्जांपल बैट्स का। सिमिलरली आपके पास प्रोपॉइस होते हैं। प्रोपॉइजेस जो हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही यूज़ करते हैं। These are the small mammals with blunt snout and many teeth. लंबी सी इसकी नाक होती है, तीखी सी नहीं होती, लंबी होती है, and बहुत सारे दांत होते हैं इसके। So it's a very small mammal actually. It also uses ultrasonic waves for navigation and location of food in dark. So porpoises और bats प्राइम एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रे के लिए और अपनी नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट नॉट बट द लीस्ट फॉर द टॉपिक और फॉर द लेक्चर ऑफ साउंड, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। अपने बारे में तो सबसे पहले जान लें, सबके बारे में जान लिया, अब अपने बारे में भी समझते हैं हमारा कान क्या करता है और कैसे काम करता है। ठीक है। सो डिवाइस, हमारा ईयर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस टू हियर। इट कन्वर्ट्स प्रेशर वेरिएशंस इन एयर with audible frequency into electrical signals that travel to the brain via the auditory nerve. ठीक है। मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके आसपास साउंड हैं वो एयर प्रेशर क्रिएट करती है। ये एयर प्रेशर जो है बच्चों, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट द एयर प्रेशर बाय साउंड वेव्स। ईयर क्या करता है? दीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ पहुँचते हैं? ब्रेन के अंदर, और ब्रेन में जाके ये परसीव किए जाते हैं। ठीक है। एंड दे आर हर्ड, या इनको एनालाइज किया जाता है, परसीव किए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है। ठीक है। सो दीज आर दी एनालाइज। दिस इज हाउ ह्यूमन ईयर इज वर्किंग। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे है, होता क्या क्या है इसके अंदर? जो बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन ईयर का, देखिए। सबसे पहले ये क्या है आपका? कान का बाहर का हिस्सा। दिस इज कॉल्ड एज पिन्ना ऑफ ईयर, जो हम बाहर देखते हैं। ठीक है। दिस इज आर पिन्ना, जिसके अंदर कुछ अलग अलग से ऐसे ऐसे कर्व्स बने होते हैं, है ना। उसके बाद आप देखोगे इट गोज इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटरी कैनाल। ठीक। यहाँ तक का हिस्सा बच्चों ये होता है आउटर ईयर का। दिस इज ऑल इज आउटर ईयर। इसके बाद आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गोल सा आता है इस तरह से, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। यहाँ तक आप सोच लो, दिस इज द आउटर ईयर।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आती, सारी मुसीबत इसके बाद बनती है। ठीक है, देखिए इंटरनल इनर ईयर में क्या, आपके मिडल ईयर में क्या आता है बच्चों, देखो यहाँ से हमने बनाया एक स्ट्रक्चर लाइक दिस, इसके ऊपर एक और बना दो कवरिंग, फिर यहाँ से गया एक और अनदर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको कवर कर दो, ये आपका इनर अनदर स्ट्रक्चर बन गया। इसी को आप कवर कर दोगे एक और मेम्ब्रेन के साथ लाइक दिस। राइट, अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा। ठीक है, अक्सर सुनते हैं ना, बड़ी जोर से कान पे नहीं मारना चाहिए, कान के पर्दे फट जाते हैं। ठीक, दो स्ट्रक्चर बन गए हमारे। ओके, इनका नाम लिखते हैं बच्चों। ये जो अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज दी, एक्चुअली अंदर वाला नहीं है, यहाँ पे क्या 3 बोन्स होती हैं जिसका हम लोग नाम रखते हैं MIS, याद करने के लिए। ठीक है, दिस इज नोन एज मेलियस, दिस इज इनकस एंड दिस इज स्टेपीज। आपको ये नाम याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इन ऑर्डर को याद रखने के लिए ये बताया गया है, क्योंकि आपके पास जो बताई गई हैं इसकी नाम वो डिफरेंट हैं। देखिए, दिस इज व्हाट इज मेलियस, इसका हम नाम लिख देंगे हैमर, हैमर हथौड़ी जैसा। उसके बाद ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज दी एनविल, एनविल इज इनकस, और ये जो है दिस इज दी स्टेपीज, जिस इसका नाम है एक्चुअली में स्टरअप। स्टरअप को आप देखिए, जैसे घोड़े के ऊपर बैठना हो तो उसके बीच में पैर रखने के लिए कोई जगह होती है, दैट इज योर स्टरअप। एनविल इज जस्ट लाइक जिसके ऊपर घोड़े की काठी है, जिसके ऊपर आप बैठते हैं। ठीक है, लाइक आप देखो घोड़े को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बैठने के लिए एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर, दैट इज द एनविल। और हैमर हथौड़ा। सो हम क्या कर रहे हैं, हैमर इज मेलियस, एनविल इज इनकस और स्टिरअप इज स्टेपीज, इन नाम से भी इनको जानते हैं। तो आपको हैमर, एनविल और स्टिरअप याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 3 और चीज़ें होती हैं, लेट मी जस्ट मार्क इट विद अनदर वन। यहाँ 3 इस तरह से एरोज ये बनी हुई होती हैं, दीज 3 आर कॉल्ड एज बच्चों, ये जो तीनों है ना बच्चों, इनके अंदर एक फ्लूइड होता है। इट इज जस्ट लाइक दे आर ऑन दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इस तरह से होते हैं ये। दीज आर दी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। एंड दीज 3 सर्कल्स, जिसको हम बोलते हैं सर्कल्स, दीज सर्कल्स आर कॉल्ड हेल्प्स इन इक्विलिब्रियम, हेल्प्स इन इक्विलिब्रियम। हेल्प्स इन इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे आप स्ट्रेट चल रहे हो, स्ट्रेट बैठे हो, तो वहाँ पर खड़े रहने में, सीधे सीधे खड़े रहने में, या एक लाइन पे हम चलते हैं लाइक अ कैट वॉक, तो वहाँ पर ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर ये ना हो, या ये इसके अंदर फ्लूइड होता है बच्चों एक, ये फ्लूइड हमें हेल्प करता है सीधे रहने के अंदर। आई मीन दिस इज अ हायर बायोलॉजी, मेडिकल बायोलॉजी है, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझाना है ताकि यहाँ पे जो 3 रोज दिखाई दे रही हैं आपको पता चल जाए ये क्या है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सर्कल्स बेसिकली। तो इन सर्कल्स के अंदर पानी होता है और ये फ्लूइड हेल्प करता है आपको खड़े रहने में सीधा। आंख बंद करके अगर आप अपने हैंड्स को आपके हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड कर दो, जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस, एंड यू क्लोज योर आईज, तो यहाँ पर सीधे खड़े रहने में सबसे बड़ा रोल आपका इन तीनों वायर्स का, इन तीनों सर्कल्स का होता है। ठीक है, सो दीज आर दी पार्ट ऑफ द इनर ईयर, ये मिडल ईयर के अंदर आता है सब कुछ। सो यहाँ से आप देख लो, दिस पार्ट इज द मिडल ईयर। सो मिडल ईयर में कुछ नहीं है बेसिकली, तीनों ही बोन्स होती हैं। दीज आर बोन्स, डेफिनेटली दीज आर द डिफरेंट बोन्स, हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और हमें पता है हार्ड सरफेस के अंदर क्या होता है, साउंड बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो ये एम्पलीफायर का काम करेंगे। अभी सारा बताएंगे आपको इसके आगे का भी। ठीक, इसके बाद दिस इज कनेक्टेड टू अनदर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, इट इज कनेक्टेड टू अनदर स्ट्रक्चर। और बच्चों इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉक्लिया। ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हम सारे के बारे में एक एक बार पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड दिस इज नोन एज
यूस्टेचियन ट्यूब। ये यूस्टेचियन ट्यूब बच्चों आपके गले से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए जब गला खराब होता है तो कान भी खराब हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस यूस्टेचियन ट्यूब, इट इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर, सॉरी, द कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर। यूस्टेचियन ट्यूब भी मिडल ईयर का ही पार्ट है, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू कनेक्ट योर मिडल ईयर टू द थ्रोट, गले को कनेक्ट करता है, ठीक है जी। जहां पर मिडल ईयर इनर ईयर से कनेक्ट करता है, अब उस ओपनिंग में कुछ तो होगा ना, उस ओपनिंग को कहते हैं हम ओवल विंडो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ओवल होता है। यहां से जो ये कनेक्ट होती है, दिस इज ओवल, सो दिस इज द ओवल विंडो। राइट। और बच्चों कॉक्लिया के अंदर ही आपको क्या मिलती है, आपकी ऑडिटरी नर्व। कॉक्लिया के अंदर होती है आपकी ऑडिटरी नर्व। अब देखते हैं इसके सारे पार्ट्स को बराबर बराबर से सारे चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले आउटर ईयर के ऊपर आते हैं। आउटर ईयर के मैंने बताया आपको पार्ट क्या है, पहला पिन्ना, दूसरा पार्ट क्या है, ऑडिटरी कैनाल, और तीसरा पार्ट क्या है आपके पास, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, करेक्ट। अब पिन्ना क्या है, उसका काम क्या है, इट जस्ट कलेक्ट्स साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। कहाँ से आवाज आ रही है ये चेक करते हैं हम, गर्दन को हिला हिला के देखते हैं ना, लेकिन जो मंकीज हैं उनको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दे कैन मूव द पिन्ना, वो पिन्ना को मूव करते हैं, साउंड एनर्जी को गैदर कर लेते हैं। कैन ऑडिटरी कैनाल से क्या होगा, ऑडिटरी कैनाल जस्ट साउंड इज पास्ड, साउंड पासेस थ्रू ऑडिटरी कैनाल, इसमें से सिर्फ साउंड पास करती है। पिन्ना ने कलेक्ट की, ऑडिटरी कैनाल से पास कर दी। कहाँ पास की है, एयर ड्रम के अंदर। एट द एंड ऑफ कैनाल साउंड स्ट्राइक्स एट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब आपने सुना होगा, अक्सर कई बार सुनने को मिलता है कि अरे कान के पर्दे बड़े पतले हैं, है ना, तो कान बड़े पतले हैं। सुनिए बात, ये वो कान पतले हैं हम किसको बोलते हैं, ईयर ड्रम के लिए बोलते हैं। जिसका जितना पतला ईयर ड्रम होगा वो उतनी सिंपल और छोटी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन लेगा, वो उतनी फाइन वॉल्यूम्स को, ऑडियो साउंड्स को सुन सकता है। और क्यों सुन सकता है, क्योंकि हमने कहा था डिस्टर्बेंस होती है, साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है, प्रोपेगेट करती है, एक से दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है, उनकी वाइब्रेशन कॉज करती है। तो जितना पतला कागज़ होगा उसकी वाइब्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। सो जितना पतला ईयर ड्रम होगा उसकी वाइब्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो दिस साउंड वेव्स और साउंड एनर्जी स्ट्राइक्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन and forces eardrum to vibrate back and forth, आगे पीछे दाएं बाएं, है ना, बैक एंड फोर्थ, यानी कि इस तरफ और कभी इस तरफ, उसको मूवमेंट के लिए फोर्स करता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, क्रिएटिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब याद आ गया, ठीक। दिस वे ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड साउंड वेव प्रोपिगेट्स, ठीक। ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। अब चलते हैं जरा मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर में मैंने क्या बताया था, 3 बोन्स होती हैं। पहली कौन सी बोन है, हैमर, जिसका नाम क्या बेसिकली मेलियस। दूसरा कौन सी है, एनविल, एनविल का एक्चुअल नेम क्या होता है, इनकस। और तीसरा आपके पास क्या है, स्टरअप, स्टरअप इज स्टेपीज। बच्चों ये पूरे बॉडी में सबसे छोटी बोन होती है
दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. अब जो ईयर ड्रम से वाइब्रेशंस आ रही थी उसका क्या बना? दीज 3 बोन्स एम्पलीफाई वाइब्रेशंस. एम्पलीफाई का मतलब समझ गए? एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा, लाउड कर देगा. वाइब्रेशन सेवरल टाइम्स. सेवरल टाइम्स इन द मिडल ईयर. बहुत लाउड कर देता है उसको. ठीक है, यही काम है मिडल ईयर का और कुछ नहीं. एक से दूसरे तक पहुंचते रहती है वाइब्रेशंस. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग इनर ईयर. इनर ईयर के अंदर बच्चों 2 चीज़ें हैं आपकी. एक है आपका कॉक्लिया और दूसरा आपका क्या है? ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन में जाएगी. अब ये जो एम्पलीफाइड वॉल्यूम आ रही थी, साउंड आ रही थी, दीज एम्पलीफाइड वाइब्रेशंस रीच इनर ईयर. और यहां पे क्या हो रहा है? हेयर vibrations are converted into electrical signals. कहाँ पे? इन कॉक्लिया, बाय कॉक्लिया. कॉक्लिया में बच्चों हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, साउंड वेव जब उसे टकराती हैं और उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके नर्व पड़ी हुई होती है. तो जब वो वाइब्रेट करते हैं हेयर तो वो उसमें सिग्नल्स पिक करती है आपकी ऑडिटरी कैनाल में से, ऑडिटरी नर्व. तो सेंट टू ब्रेन, these signals are sent to brain by auditory nerve to be interpreted by brain as sound. So this is how our ear is working. तो एक बार फिर देख लेते हैं कि साउंड वेव्स हमारे ईयर में कैसे मूव कर रही है. ईयर के अंदर सबसे पहली बात ईयर का पिन्ना है. यहाँ साउंड वेव्स आएंगी, ऑडिटरी कैनाल से अंदर पहुँचेंगी. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन है, उसको हिलाएंगी, वाइब्रेट करेंगी. वाइब्रेशन बोन के साथ कनेक्टेड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. पहले में हैमर के पास जाएगी, हैमर से इनकस, इनकस से स्टेपीज में पहुँचेगी. स्टेपीज से फिर ओवल विंडो के थ्रू ये कॉक्लिया में पहुँच जाती है. कॉक्लिया के अंदर हल्के हल्के फाइन फाइबर्स होते हैं बच्चों. ठीक है, और इसके अंदर एक नर्व फाइबर चल रहा होता है विच इज़ द ऑडिटरी नर्व. जैसे यहाँ आते हैं, नर्व सिग्नल पिक करती है, साउंड वेव एनर्जी को पिक करती है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है एंड टेक्स टू द ब्रेन. सिंपल. अब आप सोच रहे हो कि ये सर्कल क्यों बनाए थे? फिर सर्कल का काम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, उसका साउंड एनर्जी से कोई वास्ता नहीं है. इसीलिए जब आपके कान हैवी हो जाते हैं तो आपको कई बार चक्कर भी आते हैं. चक्कर आने का मतलब है दिस इज लिक्विड और दीज सर्कल्स आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. ठीक है, इनमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है and they cannot maintain the equilibrium. So this is how human ear is working. With this bachcho, we come to an end of this chapter of sound. Still, if you have any doubts, come up to me with your doubts and do your exercises in text questions. Till then, take care, keep smiling, keep enjoying and stay safe.